morning students, welcome to class 10 and with a new chapter number 3 of the history portion, the retaliation and the struggle of the British Empire. Students, in our last classes related to chapter number 1 and chapter number 2, in our chapter number 1 we study about the earlier period to the 1206 AD. In this chapter, in chapter number 1, we studied about the many small empires and the economic and the political development of the India and about the foreign inventions took place in the India. In our second chapter, the time period from the 1206 to 1757 AD, we studied about the continuous struggle and the Sultanate period and the Mughal time period, Rajput rulers, etc. Many things in our second chapter. Students, अगर आप देखें, अगर आप ध्यान दें तो आप ये पाएंगे कि that in our first and second chapter, the India was got prosperous economically and politically and get the developed country or a development. हम लोग देखते हैं कि second और first chapter में आपने जो कुछ भी पढ़ा है, जो भी स्टडी किया है, अगर आप ढंग से देखें तो हम लोग देखते हैं कि that time was the इंडिया की जो प्रोग्रेस का टाइम पीरियड था वो था, लेकिन अब जो हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ने वाले हैं रिलेटेड टू ब्रिटिश एम्पायर, टोटली डाउनफॉलिंग ऑफ द इंडियाज इकोनॉमी, इंडियाज इंडस्ट्रीज, इंडियाज पॉलिटिकल कंडीशंस एंड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया. इस चैप्टर में हम लोग आज जो पढ़ेंगे बच्चों, अब जो हम शुरू करने जा रहे हैं, देखिए बच्चों, हमने सल्तनत टाइम पीरियड पढ़ लिया, हमने मुगल टाइम पीरियड पढ़ लिया. उससे पहले अगर हम बात करें स्टडीइंग अबाउट द मौर्यन टाइम पीरियड एंड द गुप्तास टाइम पीरियड, शकास टाइम पीरियड, कुशाणास टाइम पीरियड, चोलास, पांड्यास, चेरास, गुर्जर प्रतिहारास. In all these we only studies about the small kingdoms and the war and also the prosperity of India. And in our second chapter, the Sultanate and the Mughal time period, we also get information that both in the time period, हालांकि हम ये कह सकते हैं कि ये ब्रिटिश मतलब ये फॉरेनर थे, टर्की से आए हुए इन्वेंटर्स थे, अरेबियंस थे, कौन जो सल्तनत टाइम के रूलर थे, जो मुगल टाइम पीरियड के थे, लेकिन इन लोगों ने कभी इंडिया को नुकसान नहीं पहुंचाया, कभी इंडिया को डैमेज नहीं किया. हम लोग जब पढ़ते हैं सल्तनत टाइम पीरियड को और मुगल टाइम पीरियड को बच्चों, तो आप लोग ये देखेंगे कि ये टाइम पीरियड इंडिया के लिए प्रॉस्पेरिटी का टाइम पीरियड था. कैसे था? देखिए, अकबर, अगर हम सल्तनत टाइम पीरियड की बात करें, कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू होता है, गुलाम डायनेस्टी, कुतुब मीनार बनवाई, इल्तुतमिश आया, उसने अपने किंगडम को यूनाइटेड किया. मतलब ये कह सकते हैं कि इन लोगों ने पूरी इंडिया को यूनाइटेड करके बांध के रखा, टाइट करके रखा. ठीक है, जब हम मुगल टाइम पीरियड पढ़ते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि मुगल टाइम पीरियड में अकबर का टाइम पीरियड, अगर हम बात करें कि लिटरेरी क्रिएशन की वजह से देखें तो साहित्य जो कहते हैं, कई सारी हिंदी रामायण कह सकते हैं, गीता कह सकते हैं, महाभारत कह सकते हैं, इनका फारसी लैंग्वेज में इसने ट्रांसलेशन करवाया. कई सारे ग्रेट मॉन्यूमेंट्स इंडिया के अंदर बने. इंडिया के अंदर चारों तरफ प्रॉस्पेरिटी थी. जितने भी फॉरेन इन्वेंटर्स आए वो इंडिया के कल्चर में एसिमिलेट हो गए, मतलब घुल मिल गए. हम लोग ये चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं. कुशाना डायनेस्टी का लास्ट टॉपिक था जिसमें हमने पढ़ा था किशक, कुशान और इसके अलावा कई सारे फॉरेन इन्वेंटर जिन्होंने इंडिया पे अटैक किया, लेकिन यहाँ पर आकर वो बस भी गए, यहाँ पर रहना उन्होंने शुरू कर दिया, लेकिन कभी इंडिया की इकोनॉमी को, कभी पॉलिटिकल कह सकते हैं कि इंडिया को कभी डैमेज नहीं पहुंचाया. लेकिन चैप्टर 3 में जो हम ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ रहे हैं या आगे बढ़ेंगे, उसमें आप देखेंगे कि इंडिया का जो, जिसे हम गोल्डन वर्ड चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, है ना, या वर्ल्ड रूट के नाम से पढ़ चुके हैं, ये पूरा जो इंडिया की प्रॉस्पेरिटी थी उसको धीरे धीरे इस ब्रिटिश एम्पायर ने पूरी तरह से खत्म कर दिया, इंडिया को डेक्लाइन तक ले आए. ये इंडिया जो आज पूरी दुनिया से 200 साल पीछे हम लोग जो चल रहे हैं, 200 ईयर बैकवर्ड है हम लोग अगर एक तरीके से देखा जाए. ठीक है, लेकिन ये 200 साल के जो बैकवर्डनेस है, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स और इनकी जो पॉलिसीज थी वो थी. बाकी मुगल टाइम पीरियड तक इंडिया बहुत ही प्रॉस्परस रहा. मॉन्यूमेंट्स की बात कर लीजिए, लिटरेरी क्रिएशंस की बात कर लीजिए, कई सारे बड़े बड़े ग्रंथ रचे गए, कई सारे बड़े बड़े मॉन्यूमेंट बने. इंडिया बहुत प्रॉस्परस था, पूरा इंडिया यूनाइटेड था.
लेकिन हमारा जो ये थर्ड चैप्टर में, इसमें हम लोग सिर्फ बर्बादी पढ़ेंगे इंडिया की। हम लोग देखेंगे कि इतनी प्रॉस्परस कंट्री किस तरह से डेक्लाइन पे चली गई, इंडस्ट्री जो है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है वो कैसे तबाह हुई, इंडिया का जो एग्रीकल्चर था वो कैसे बर्बाद हुआ, इंडिया की जो पॉलिटिकल यूनिटी थी वो कैसे टूटी, जिसका नतीजा हम देखते हैं कि इंडिया का पार्टीशन हुआ, 2 कंट्रीज पाकिस्तान और इंडिया के नाम से बन गई। तो इसका जो मेन रीजन था वो ब्रिटिशर्स थे, इनकी पॉलिसीज थी, इनका एक्सप्लोटेशन था, इन्होंने इंडिया का खूब शोषण किया। सबसे ज्यादा बुरा असर जो पड़ा वो पड़ा इंडिया के फार्मर सेक्शन पर, या जो पीसेंट सेक्शन था, गरीब लोग जो किसान थे वो सबसे ज्यादा बर्बाद हुए। तो जान लेते हैं क्या था, कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया आए, सारी चीजें देखिए बच्चों। अगर आपने क्लास 8 में या प्रीवियस क्लास में पढ़ा हो कि इंडिया का जो आपने साउथ इंडिया को अगर आप देखेंगे तो इंडिया इज सराउंडेड बाय द 3 वाटर बॉडीज, अरेबियन सी, इंडियन ओशन एंड द बे ऑफ बंगाल, एंड दीज water bodies provide sea route to travel across the world, especially to the western countries। कह सकते हैं कि भारत में जो ये बे ऑफ बंगाल हम देखते हैं, इंडिया के साउथ में आप देखते हैं कि वाटर बॉडीज है, ये वाटर बॉडीज जो है इंडिया को सी रूट प्रोवाइड करती थी, जहाँ से विदेशी भारत आते थे और जाते थे। तो कह सकते हैं कि शुरुआत अगर हम करें इस बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी की तरह अगर आप इसको देखें बच्चों, तो सबसे पहले आपको पता होगा कि वेस्टर्न कंट्रीज जो है यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ। आप देख सकते हैं द इन्वेंशन ऑफ द इंजन, डीजल इंजन, और इसके अलावा इन्वेंशन ऑफ द जो कोल से जो चलती थी इलेक्ट्रिसिटी, और मशीनरी जो थी यहाँ पर बनी कहाँ पर, यूरोप के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तो कह सकते हैं कि रेलवे जो था वो डेवलप हो गया था, रेलवे इंजन बन चुके थे, फिर रेलवे लाइन बन चुकी थी, और इसके अलावा इंजन बनने से इन लोगों ने बाद में इस इंजन का यूज किया मशीनरी बनाने में, और इस मशीनरी जब इन लोगों ने बना ली ब्रिटिशर्स ने, तो बाद में इस मशीनरी का यूज इन्होंने प्रोडक्शन में किया, ज्यादा से ज्यादा चीजों को बनाने में किया, ठीक है, जिसका रिजल्ट हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ द सरप्लस ऑफ द प्रोडक्शन। ओके, तो ये सरप्लस प्रोडक्शन का प्रोसेस था जिसे इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता है। यही हम वापस इंडिया की तरफ लौटते हैं। अब हम इंडिया में ये देखते हैं बच्चों की इंडिया के अंदर टोटली जो भी चीजें बनती थी, जो प्रोडक्शन होता था, इट वाज टोटली हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, हाथों से बनी हुई चीजें, चाहे फर्नीचर ले लीजिए, चाहे आप कॉटन क्लॉथ ले लीजिए, विच वर फेमस, वर्ल्ड फेमस इन द कह सकते हैं कि ऑल द कंट्रीज, पूरी दुनिया में इंडिया का जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी सबसे ज्यादा वर्ल्ड में फेमस मानी जाती थी। हाथों से कॉटन के क्लॉथ जो है वो बनाए जाते थे। फर्नीचर की बात कर लें, जितने भी हैंडीक्राफ्ट आइटम थे वो सारे विदेशों में हाई प्राइस रेट पर बेचे जाते थे। लेकिन इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, और इस इंडस्ट्रियलाइजेशन का नतीजा ये था कि जब इनके पास में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने लग गया, बहुत ज्यादा इन लोगों ने मशीनरी थी। अब आप लोग बच्चों इमेजिन कर सकते हैं कि एक तो कोई चीज हम हाथ से बना रहे हैं तो उसमें आपका लेबर ज्यादा लगेगा, दूसरा टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है, और उतनी फिनिशिंग नहीं होगी जितनी मशीनरी से बनने वाली चीजों की होती है। जबकि मशीनरी से एक ही मिनट में हजारों पीस किसी चीज के बन जाते हैं, तो टाइम भी बचता है, पैसा भी कम लगता है, और फिनिशिंग जो होती है उस सामान की बहुत अच्छी होती है। इसी कारण जब इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगी, तो उनके सरप्लस प्रोडक्शन, मतलब जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो गया, उसको बेचने के लिए, उसको सोल्ड आउट करने के लिए कह सकते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज को बड़ी बड़ी मार्केट की जरूरत थी, जहाँ पर ये सारा माल अपना बेच सके, अपना सारा जो गुड है वो सोल्ड कर सके। इसीलिए जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, स्पेशली आप बात कर लें, अगर हम देखें कि इंडिया में ब्रिटिशर्स सबसे बाद में आए थे, इससे पहले ही आ गए थे डच, पुर्तगालीज, फ्रांसीसीज, ये तीनों ही इंडिया के अंदर बहुत पहले आ गए थे। इन्होंने इंडिया में अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, लेकिन ब्रिटिशर्स ने भी इंडिया की तरफ अपना रुख किया, यहाँ पर इन्होंने भी अपना कॉलोनीज ढूंढना शुरू किया। बच्चों ये कॉलोनी वर्ड जो है आपके इस चैप्टर में कई 100 बार आएगा, तो पहले इसे समझ लीजिए। कॉलोनी का मतलब है द एरिया और कंट्री which have the control
पॉलिटिकल कंट्रोल एंड द इकोनॉमिक कंट्रोल बाय द अदर कंट्रीज, पावरफुल कंट्री। मतलब जब एक पावरफुल कंट्री किसी दूसरी कमजोर कंट्री पर, वीक कंट्री पर अपना पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर एस्टैब्लिश कर लेती है, इकोनॉमिक कंट्रोल बना लेती है, तो उस कंट्री को कॉलोनी कहते हैं। तो ब्रिटिशर्स इंडिया आए, इंडिया में इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, इंग्लैंड से ये सामान लाते, यहाँ पर बेचते, और इस तरह से इंडिया इज कन्वर्टेड एज अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिशर्स और इंग्लैंड। तो इस तरह से भारत जो है वो इंग्लैंड कहते हैं या ब्रिटिश एम्पायर कहते हैं, उसकी एक कॉलोनी बन गया, एक मार्केट बन गया, जिस पर ब्रिटिशर्स का पॉलिटिकल कंट्रोल भी था और इकोनॉमिक कंट्रोल भी था। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इंडस्ट्रियलाइजेशन की। ध्यान में रखना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है सरप्लस प्रोडक्शन, जरूरत से ज्यादा जब मशीनरी से प्रोडक्शन होने लगता है तो उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। और वर्ल्ड में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, कहते हैं कि ये जो कंपनियां, ये जो फैक्ट्रियां लगती हैं, इसकी शुरुआत, इंडस्ट्रीज के लगने की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर के अकॉर्डिंग कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का भारत पर, इंडिया पर क्या इफेक्ट हुआ। ठीक है, तो देखिए आप, आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द यूरोप, वेस्टर्न कंट्रीज डिस्कवर्ड कॉलोनीज इन द ईस्टर्न कंट्रीज टू फुलफिल द इकोनॉमिक गोल्स। तो आप समझ सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज थी, वेस्टर्न कंट्रीज का मतलब स्पेशली मैं यहाँ पर यूरोप की बात कर रही हूँ बच्चों। ठीक है, तो इन वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो इनका मेन जो गोल था वो था कि इकोनॉमिक गोल को पूरा करना, फायदा कमाना, नफा कमाना, जिसे आप प्रॉफिट कहते हैं। तो इकोनॉमिक गोल क्या था? प्रॉफिट कमाना। ठीक है, इसीलिए इन्होंने वर्ल्ड की जितनी भी ईस्टर्न कंट्रीज थी, इसमें स्पेशली अगर मैं बात करूं अफ्रीका और एशियन कंट्रीज, उसमें भी सबसे ज्यादा कहते हैं तो भारत, इन पर इन लोगों का कंट्रोल होना शुरू हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, द शॉर्ट फॉर्म इज EIC। ये वर्ड आपको पूरे चैप्टर में पढ़ने को मिलने वाला है बच्चों। EIC क्या थी? A company established by the British merchant in the 1623 September in the England। 23 सितंबर 1680 के अंदर इंग्लैंड के अंदर कुछ मर्चेंट्स का ग्रुप था। मर्चेंट का मतलब आप समझ गए, व्यापारी, बिजनेस पर्सन। इन्होंने अपना एक ग्रुप था इनका। इन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से एक कंपनी स्टार्ट की। तो पहला जो आपका क्वेश्चन बनता है बच्चों, ये बनता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द EIC। EIC कंपनी कब बनी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, टिक कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार बच्चों ये पूछा जा चुका क्वेश्चन। 23 सितंबर 1680 द ब्रिटिश ट्रेडर्स स्टार्टेड EIC। तो कुछ ब्रिटिश ट्रेडर्स का ग्रुप था, कुछ ब्रिटिश मर्चेंट थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से एक कंपनी शुरू की। और ये कह सकते हैं कि इंडिया की बर्बादी का जो रास्ता था वो इस दिन से ही खुल गया। ठीक है, सेकेंडली हम बात करते हैं कि EIC कंपनी का इंडिया में एंट्रेंस कब होता है, भारत कब आती है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत करते हैं 31 दिसंबर 1606 AD की बात करते हैं। ठीक है ना, एलिजाबेथ फर्स्ट हु वाज द एम्प्रेस ऑफ द इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ, जिसने एक बच्चों यहाँ पर 1600 के, ठीक है ना, 1600 एलिजाबेथ फर्स्ट जो कि इंग्लैंड की एम्प्रेस थी, मतलब यहाँ की महारानी थी। शी ड्राफ्टेड द चार्टर। चार्टर का मतलब होता है कि बिजनेस के लिए जो रूल्स बनाए जाते हैं उनको चार्टर कहा जाता है, हिंदी में कहते हैं अधिनियम। ठीक है ना, तो एक चार्टर बनाया टू EIC परमिट द सोल राइट टू ट्रेड विद ईस्ट। अब 31 दिसंबर, देखिए 23 सितंबर 1600 में ये कंपनी बनी और 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ जो इंग्लैंड की महारानी थी उसने EIC कंपनी को सोल राइट दे दिए ईस्टर्न कंट्रीज के साथ में बिजनेस करने के। ईस्टर्न कंट्रीज का मतलब है एशिया की जितनी भी देश है, अफ्रीका के जितने भी देश है, इन सारे देशों के साथ जो है ये कंपनी अपना कह सकते हैं कि सोल राइट का मतलब सिर्फ यही कंपनी इंडिया के साथ और ईस्टर्न कंट्रीज के साथ में बिजनेस कर सकती है। ठीक है,
तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कंपनी बनी और यहाँ मिल गया उसको पावर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं 1612 AD इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली कॉलोनी बनी या पहला हब बना था सूरत, गुजरात के अंदर। 1612 AD EIC established permanent trading hub in सूरत। अगर आपको याद हो तो यहाँ मैं वापस बता देती हूँ 1612 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सूरत के अंदर इस कंपनी ने अपना परमानेंट हब बना लिया था। परमानेंट हब का मतलब यहाँ से ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये ट्रेड करती थी, बिजनेस करना इसने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, मतलब यहाँ पर सूरत में इसको परमिट मिल गया, परमिशन मिल गई थी कि इंडिया जो है, इंडिया के साथ में जो ये कंपनी है वो बिजनेस कर सकती है। In 1604 AD it built Fort St. George in Madras। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कर लीजिएगा बच्चों इसको भी। 1604 के अंदर जब ये कंपनी इंडिया आई थी उसके कुछ ही साल बाद में इसने मद्रास के अंदर सेंट फोर्ट जॉर्ज नाम से जो है एक बहुत बड़ा फोर्ट बना दिया, किला। ये किला आज भी आप मद्रास के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, जो इन ब्रिटिशर्स की हुकूमत का एक जीता जागता नमूना नजर आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं 1770 AD और इसको भी आप देख लीजिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 1770 AD EIC got फरमान from the Mughal ruler Farrukh Shah obtained the ownership of the land of the 88 villages। अब आपको मेरे ख्याल से कुछ याद आया होगा, मैंने लेटर मुगल्स की बात की थी औरंगजेब के बाद। औरंगजेब के बाद में अगर हम बात करें तो मुअज्जम जो था बहादुर शाह फर्स्ट या बहादुर शाह जफर फर्स्ट के नाम से बेटा था, उसका बेटा था ये फर्रुख शाह। और इसके टाइम पीरियड में 1717 की बात कर रही हूँ बच्चों, यहाँ पर इस कंपनी को 88 विलेज की ओनरशिप जो है फर्रुख शाह ने फरमान निकालकर इस विलेज को 88 विलेज जो थे EIC कंपनी को दे दिए। तो सोचिए कितनी बड़ी मूर्खता थी इस रूलर की कि इसने अब अपने एम्पायर को बर्बाद करने का रास्ता खोल लिया था। क्योंकि एक कंपनी जो यहाँ पर ट्रेडर बनकर आई है, यहाँ ओनली बिजनेस करने आई है, वो धीरे धीरे क्या बन गई है, ओनर बन गई है, मालिक बन गई है। सिंपल सी बात है बच्चों, आप सोचिए आपके घर पर एक मेहमान आता है, 2 दिन 4 दिन हफ्ता महीना रहता है, लेकिन अगर वही बाद में आपके घर का मालिक बनने लगे तो कैसा लगेगा। यहाँ यही नतीजा था मूर्खता किसी भी फर्रुख शाह की, who gave the फरमान to the ownership of the land of 88 villages। यहाँ पर फर्रुख शाह ने फरमान निकाला था। फरमान जो है ये एक ऑफिशियल लेटर होता है, कानूनी पत्र या लेटर कह सकते हैं, जिसमें इसने ये आदेश दिया था कि ये 88 विलेज जो है वो कंपनी को दिए जाते हैं, मालिकाना हक दे दिया। ठीक है, अब आगे देखिए मुगल रूलर मेड द कंपनीज ड्यूटी फ्री एंड ग्रैंड रीबेट इन द टोल टैक्स एंड अलाउड टू इशू दस्तक। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि फर्रुख शाह के बाद में जितने भी मुगल रूलर हुए इन सब ने धीरे धीरे कंपनी को रिलेवेंस देने शुरू कर दिए, कुछ छूट देना शुरू किया बिजनेस के अंदर। कैसे? सबसे पहला है द गुड ड्यूटी फ्री। मतलब आप देखते हैं बच्चों कि हम जो चीजें हमारी कंट्री इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती है उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है, एक तरह का टैक्स है। जो चीज हमारी कंट्री के अंदर आएगी उस पर टैक्स जो है वो विदेशी कंपनी को पे करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंपनी की जो भी चीजें इंग्लैंड से बनकर भारत आ रही थी, है ना, वहां पर या जो कंट्री इंपोर्ट कर रही थी उसके ऊपर किसी तरह का टैक्स नहीं लिया गया, पहली गलती। दूसरी गलती द गुड्स ड्यूटी फ्री। कंपनी का जितना भी, यहाँ पर गुड्स का मतलब गुड अच्छा नहीं है, यहाँ पर गुड्स का मतलब है सामान। कंपनी ये EIC कंपनी जो भी सामान इंडिया भेजेगी उस पर टोल टैक्स बंद कर दिया गया। अब टोल टैक्स बच्चों आप समझते हैं, मुझे अच्छे से पता है, हम सब ट्रेवल करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट। जब आप जाते हैं वाया रोड तो वहां पर टोल नाका आता है जहाँ पर हमको कुछ टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर कंपनी का जो भी टोल टैक्स था वो भी माफ कर दिया गया। और तीसरा इशू दस्तक, और कंपनी को ये राइट दे
दिया गया कि कंपनी जो है ये दस्तक नाम का ऑफिशियल स्पेशल लेटर होता था अप्रूवल का, ये आजादी जो है वो कंपनी को दे दी गई। तो बच्चों आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर जो लेटर मुगल्स थे उन्होंने इस कंपनी को छूट देना शुरू किया, परमिशन देनी शुरू की ताकि अपने ट्रेड को बढ़ा सके। लेकिन इस कंपनी ने अपनी ट्रेडिंग को कन्वर्ट कर लिया पॉलिटिकल एम्पायर के अंदर। ठीक है, आगे देखें, द कंपनी पेड अटेंशन टू द बंगाल। अब शुरू होती है बच्चों आपकी असली कहानी। यहाँ पर मैं बता दूं कि वेस्ट बंगाल की मैं बात कर रही हूँ, जिसे हम वेस्ट बंगाल कहते हैं, जिसे हम बांग्लादेश भी कहते हैं, जो कभी इंडिया के डिवीजन से पहले 1772 से पहले भारत का हिस्सा था। बांग्लादेश जो बाद में अलग हो गया, जिसको वेस्टर्न पाकिस्तान ईस्टर्न पाकिस्तान भी कहा जाता है, ये वही बांग्लादेश की मैं बात कर रही हूँ जिसको बंगाल कहा गया था। इस बंगाल पर सबसे ज्यादा अटेंशन दिया था कंपनी ने, सबसे ज्यादा ध्यान था इसका यहाँ पर। क्यों था? कारण ये था कि ये सबसे कह सकते हैं कि इंडिया का अगर पोर्टली देखें, पोर्ट मतलब जो सी पोर्ट था यहाँ पर अच्छा था। दूसरा यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो ट्रेड और बिजनेस था वो अच्छा था। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा अच्छा था, क्योंकि आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा रीजन है ये, तो सोच लीजिए वाटर की अबंडेंस भी है, एग्रीकल्चर खूब है और लैंड बहुत ही ज्यादा, यहाँ की जो जमीन है वो बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव लैंड थी। इसीलिए कंपनी का ध्यान सबसे पहले कहाँ गया? बंगाल को कंट्रोल करने पर। ठीक है, बिफोर द 1757-80 EIC defeated other European countries। अब 1757 से पहले भारत के अंदर इस ब्रिटिश कंपनी के अलावा भी कई सारी कंपनियां थी। फ्रेंच थे जो इंडिया आए थे, ट्रेड कर रहे थे, लेकिन बाद में इन्होंने भी गोवा, दमन, दीव, पुडुचेरी की तरफ इन्होंने भी अपना कंट्रोल कर लिया। पुर्तगालीज आए, इन्होंने भी यहाँ पर अपनी कॉलोनीज बनाई थी, मार्केट बनाया था। डच ये भी भारत आए, इन्होंने भी यहाँ पर इंडिया के अंदर अपनी जो कॉलोनीज बनाई और इंडिया पर ये भी जो है वो अधिकार करना चाह रहे थे। लेकिन डच, फ्रेंच और पुर्तगालीज इन सभी को डिफेंड कर दिया, मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ से बच्चों भगा दिया गया है ना। तो बच्चों आप समझ सकते हैं इस तरह से जितने भी बाकी यूरोपियंस जो थे इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे थे उन सबको इस कंपनी ने यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि कंपनी ने बंगाल पे कंट्रोल कैसे किया, क्या किया ऐसा कंपनी ने कि धीरे धीरे जो कंपनी इंडिया में ट्रेड करने के लिए आई है, बिजनेस कर रही है, वो यहाँ पर धीरे धीरे बंगाल की क्या कह सकते हैं कि ओनरशिप जो है इसको मिल जाती है, मद्रास की ओनरशिप मिल जाती है, ओडिशा पे कंट्रोल हो जाता है। तो जान लेते हैं इसके पीछे की कहानी क्या थी। तो देखिए, कंट्रोल ओवर द बंगाल, अली वर्दी खान द नवाब ऑफ बंगाल डाइड इन 1756 AD। यहाँ पर जब ब्रिटिशर्स बंगाल आए थे तो उस समय अली वर्दी खान जो थे बंगाल के नवाब हुआ करते थे, ये कह सकते हैं कि यहाँ के रूलर थे। ठीक है, तो इनकी डेथ हो जाती है 1756 AD के अंदर। इनकी डेथ के बाद में जो इनकी डॉटर थी, इनकी बेटी का जो बेटा था, ये कह सकते हैं इनका जो रोहिता जिसको कहते हैं, ये था सिराज-उद-दौला। He became the next नवाब ऑफ द बंगाल। तो कह सकते हैं अली वर्दी खान जो कि बंगाल के नवाब थे, इनकी डेथ हो गई थी 1756 के अंदर, और इसकी डेथ के जस्ट बाद में इनकी डॉटर का जो सन था उसको बंगाल का नवाब बनाया गया, जिसका नाम था सिराज-उद-दौला। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये थी कि इसी के कंपैरिजन के अंदर यहाँ पर शौकत खान नाम का एक और लैंडलॉर्ड था। He was also wished to become the ruler of the Bengal। यहाँ पर ये जो शौकत खान है, ये भी चाह रहा था, ये विश कर रहा था कि मैं इसको हटाकर, सिराजुद्दौला को हटाकर बंगाल का नवाब बन जाऊं। एंड द ब्रिटिशर्स गॉट द एडवांटेज ऑफ दिस डिस्प्यूट। और इसी डिस्प्यूट का फायदा किसने उठाया? EIC कंपनी ने, ब्रिटिशर्स ने उठाया। EIC कंपनी ने शौकत खान का फेवर किया और इसको आर्मी या मिलिट्री प्रोवाइड की ताकि he can fight against the सिराजुद्दौला। मतलब आपस में ये कह सकते हैं इन दोनों को लड़वाने का काम कर दिया। किसने? ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स ने आर्मी जो है इसको प्रोवाइड कराई और इस तरह से
यहाँ पर एक बहुत ही फेमस बैटल हुआ जो इंडिया का बहुत ही फेमस बैटल माना जाता है इंडियन हिस्ट्री की, जिसने कह सकते हैं कि ये बहुत ही बड़ा टर्नओवर यहाँ से आ जाता है, बहुत बड़ा मोड़, एक बहुत बड़ा चेंज माना जाता है। द बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757। बच्चों आपके एग्जाम में सीधा सा कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ, किसके बीच में हुआ? 23 जून 1757 को ब्रिटिशर्स वर्सेस सिराजुद्दौला। The Britishers were victorious and the सिराजुद्दौला was killed. ब्रिटिशर्स जीत गए, सिराजुद्दौला मारा गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों कि इस समय तक ब्रिटिशर्स इतने एस्टैब्लिश नहीं हुए थे कि डायरेक्टली बंगाल के मालिक बन जाए, इसीलिए उन्होंने डिप्लोमेसी अपनाई। क्या डिप्लोमेसी अपनाई? डायरेक्टली खुद ने बंगाल को कंट्रोल करने की जगह पर यहाँ पर इन्होंने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। तो मीर जाफर अपॉइंटेड एज द नवाब ऑफ बंगाल। तो अलीवर्दी खान की डेथ के बाद में सिराजुद्दौला बिकम द नवाब ऑफ द बंगाल आफ्टर द प्लासी वॉर। द मीर जाफर अपॉइंटेड एज द नवाब ऑफ द बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये तीन सीरीज समझ में आ गई बच्चों, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला चीज। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मीर जाफर अपॉइंटेड एज नवाब 1760। मीर जाफर unable to fulfill the financial obligation of the British। 1716 की बात है। मीर जाफर जो था वो बंगाल का नवाब था, लेकिन ये ब्रिटिशर्स की फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं कर पा रहा था। मतलब फाइनेंशियली जो फायदा ब्रिटिशर्स उठाना चाह रहे थे उसमें ये इनकी हेल्प नहीं कर पाया, इसीलिए यहाँ पर मीर जाफर को जो है कंपनी ने हटा दिया। कंपनी ने क्या किया? मीर जाफर को हटा दिया और एक नया नाम बनाया जिसका नाम था मीर कासिम। तो देखिएगा बच्चों, वापस बता रही हूँ, अलीवर्दी खान, इसके बाद में सिराजुद्दौला के बाद में मीर जाफर और फिर बना मीर कासिम। ये बना बंगाल का कह सकते हैं कि नवाब। लेकिन he made efforts for the administrative reforms in Bengal but unable due to the British interference। मीर कासिम जब बंगाल का नवाब बना तो इसने यहाँ पर कुछ रिफॉर्म्स करने की कोशिश की, कुछ सुधार लाने की कोशिश की, लेकिन कंटिन्यू ब्रिटिशर्स जो है वो इंटरफेयर कर रहे थे। ठीक है, देखो यहाँ पर जो है बच्चों, मीर कासिम को बंगाल का नवाब ब्रिटिशर्स ने बनाया था, लेकिन मीर कासिम जो है परेशान हो चुका था ब्रिटिशर्स से, क्योंकि खूब सारे रोक टोक थी इसके ऊपर। ये चाह रहा था कि बंगाल के अंदर मैं सुधार कर लूं, लेकिन ब्रिटिशर्स इसको अपने हाथ की कठपुतली की तरह यूज करना चाहते थे। लेकिन बाद में मीर कासिम और ब्रिटिशर्स के बीच में हो जाता है टकराव, लड़ाई, मतलब कह सकते हैं कि दोनों की नहीं बनती। इसी कारण वापस आ गया है आपका और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बैटल ऑफ बक्सर 22 October 1764, which was known as the most important war of the Indian history। अगर हम देखें कि यहाँ तक कितना बच्चों 1764 से पहले अगर पीछे चले जाएं, कितना 1618 से लेकर 1718 100 ईयर में आप जोड़ दीजिए कितने 64 ईयर, और तो 164 ईयर तक कंपनी ने सिर्फ यहाँ पर ट्रेड किया, बिजनेस किया। लेकिन 64 के बाद में कंपनी गॉट द पॉलिटिकल पावर ओवर द इंडिया। यहाँ पर बक्सर वॉर के बाद में पहली बार बंगाल, मद्रास और ओडिशा की पॉलिटिकल राइट कंपनी के पास आ जाते हैं। तो यहाँ से शुरुआत होती है कंपनी के पॉलिटिकल बैकग्राउंड की। मतलब यहाँ तक तो ये बिजनेसमैन है, लेकिन यहाँ पर क्या बन गए? ओनर बन गए, मालिक बनना शुरू हो गए। धीरे धीरे भारत पर पॉलिटिकल कंट्रोल करना इन्होंने शुरू कर दिया था। ठीक है, तो मीर कासिम वर्सेस ब्रिटिशर्स एंड द विक्टोरियस। ब्रिटिशर्स और मीर कासिम के बीच में ये वॉर हुआ, जिसमें मीर जाफर ने भी इसका साथ दिया था, लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे वो जीत गए एंड ब्रिटिशर्स गॉट द रिवेन्यू राइट ऑफ द बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर? तो बैटल ऑफ बक्सर का रिजल्ट क्या था कि ब्रिटिशर्स को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की रिवेन्यू का राइट मिल गया था। रिवेन्यू बता चुकी हूँ आपको,
रेवेन्यू का मतलब है लैंड टैक्स, लगान जो कलेक्ट होता था, जो पहले नवाबों के पास जा रहा था, अब वो कौन वसूल करेगा? वो वसूल करेंगे ब्रिटिशर्स। मतलब अब ब्रिटिशर्स के खजाने में पैसा जो है वो आना शुरू हो गया। और बच्चों कहते हैं ना, लालच बुरी बला है, ठीक है। तो यहाँ पर यही पैसे का जो लालच है, धीरे धीरे ब्रिटिशर्स को इस वे में ये लोग इंडिया की तरफ बढ़ते हैं कि इन्होंने इंडिया को पूरी तरह से इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय करके रख दिया। जब ये गए तो भारत के तो कर दिए टुकड़े, डिवीजन हो गया इंडिया का। साथ में ही इकोनॉमिकली इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था उस समय इंडिया के पास कुछ भी नहीं था, ठीक है। ना तो डेवलप्ड रहा, ना यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो पाया, ना प्रोग्रेस हो पाई। जो कुछ था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। तो बच्चों आज हमने इस चैप्टर 3 के अंदर जो पार्ट फर्स्ट स्टार्ट किया है, यहाँ हमने जानी है कुछ बेसिक बातें, एक इंफॉर्मेशन। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल रीड अबाउट द स्ट्रगल बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द मराठास एंड ब्रिटिशर्स एंड द अदर किंगडम्स लाइक मैसूर एंड द सिख। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि जब ये ब्रिटिशर्स यहाँ पर अपना कंट्रोल बढ़ाना शुरू करेंगे तो ये मराठास को हराएंगे, फिर ये मैसूर को कंट्रोल करेंगे, फिर जो सिख पावर था जो हम पढ़ चुके हैं सेकेंड चैप्टर के अंदर, रणजीत सिंह हमने पढ़ा है, इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ी है, इन सब को ये हराएंगे और धीरे धीरे पंजाब है, वेस्टर्न जो पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट है, सबसे पहले साउथ को ये कंट्रोल करेंगे। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। कल वापस एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।